सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। प्रोग्राम में हर रोज की तरह खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ साथ होता है मनदीप पूनिया जी का। करते हैं सबसे पहले उनका स्वागत, फिर रुख खबरों का करेंगे। स्वागत है पूनिया जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करते हैं। सबसे पहले बात वेस्ट बंगाल की ही कर लेते हैं। बेशक इलेक्शंस हो गए, रिजल्ट आ गया, सारा कुछ हो गया, लेकिन इसी बीच जब इलेक्शन होते-होते ही देश के गृह मंत्री ये बोल देते हैं कि जो अलग-अलग फोर्सेस हैं, वो बंगाल को अभी नहीं छोड़ेंगी, कुछ समय वहाँ पर रहेंगी। उन्होंने कौन-सी पेशन गोई के साथ ये कहा होगा, उनको कौन-सी भनक होगी कि वहाँ पर क्या हो सकता है, वो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। बंगाल में बीजेपी के सीएम पद के कैंडिडेट माने जा रहे शुवेंदु अधिकारी के साथी की हत्या हो गई है। ये सामने आ रही है बात, और वहाँ पर तनाव बढ़ता ही जा रहा है। कैसे देखते हैं, कैसे ये सारी चीजें कंट्रोल होगी? देखिए, पहली खबर जो बंगाल से ही आई है और उसमें बंगाल से जो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं शुवेंदु अधिकारी, मतलब लगभग उनका नाम फाइनल ही है। हालांकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी काफी नोटोरियस भी हैं, वो कोई और ऐसे छोटा मोटा नाम भी आगे कर सकते हैं। खैर, उनके जो पीए की है उनकी हत्या कर दी गई। उनका जो पीए था चंद्रनाथ रथ, वो उनकी कार पर कुछ मोटरसाइकिल से आए हमलावरों ने हमला किया और गोली मारी, और जिसके बाद गोली लगने के बाद उनकी डेथ हो गई है। कोलकाता का ये मामला है और शुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया है कि उन्होंने मेरे जो पीए हैं उनकी हत्या कर दी है, और हम इसको लेकर कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। जो तृणमूल कांग्रेस है उन्होंने भी जो चंद्रनाथ रथ की जो यात्रा है उसको कंडम किया है, और तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसकी निगरानी सीबीआई, इसमें सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दी जानी चाहिए, क्योंकि हमारी हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया है। लगातार आप देख ही रहे होंगे कि बंगाल से वायलेंस की खबर आ रही है। कल हमने कवर किया था कि 5 जो अलग अलग पार्टियों के राजनीतिक कार्यकर्ता थे उनकी हत्या कर दी गई थी, और आज जो पंजाब में जो बंगाल में बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हैं उन्हीं के पीए की ही हत्या कर दी गई। तो काफी काफी बड़ी खबर रही, और आज पूरा दिन इसने आई बॉल्स को कैच किया है। लगातार जो शुवेंदु अधिकारी हैं वो हमलावर भी दिखे, और उन्होंने कहा कि मैंने ममता बनर्जी को हराया है, इस वजह से मेरे पीए की हत्या की गई है, और हार जो ममता बनर्जी को पचा नहीं पा रही, इसलिए मेरे जो पीए हैं उनकी हत्या की गई है। तो खैर, उन्होंने कहा कि जैसे ही बीजेपी के हाथ में बंगाल का 10-15 दिन बीतेंगे, राज्य आएगा, 10-15 दिन के अंदर ही हम गुंडों का बंगाल से सफाई कर देंगे। जी, और इससे आगे बढ़े तो बात सऊदी अरब की करते हैं। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में भी तनातनी बढ़ रही है, क्योंकि एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया है अमेरिका को सऊदी अरब ने। क्राउन प्रिंस की नाराजगी के बाद ट्रंप ने हॉर्मुज से जहाजों का रेस्क्यू रोक दिया। देखिए, अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया था 4 मई को, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कहीं न कहीं जो जहाज़ों की आवाजाही है उसको स्मूथ करेंगे। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, और उसका देखिए कई कई विश्लेषण आ रहे हैं। इसमें एक विश्लेषण तो यही है कि जो पाकिस्तान के कहने के ऊपर जो ये है प्रोजेक्ट फ्रीडम, ये रोका गया है, और ट्रंप जो एग्रेसिवनेस दिखा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, उसमें उन्होंने वो थोड़ा पीछे हटे हैं। सऊदी अरब की जो एनबीसी न्यूज़ है उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जो फ्लाइट्स हैं उनको एयर स्पेस और एयर बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी सऊदी अरब की तरफ से। और देखिए, सऊदी अरब भी इसमें एक पार्टी बना हुआ है। उसमें आपने देखा होगा कि अमेरिका विरोधी जो पोस्टर्स हैं सऊदी अरब में भी बहुत सारे लोगों ने लगाए, और सऊदी के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनसे वो भी काफी, उनके ऊपर भी काफी दबाव था, शायद उस वजह से ये फैसला लिया गया। और ये
बात करें कि ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान उनसे बातचीत भी की है खोलने के लिए, लेकिन सहमति नहीं बनी है। और अमेरिका 2 दिन में सिर्फ 3 जहाज ही पार करा पाया है, इसलिए जो ट्रंप हैं उनको अपना ऑपरेशन रोकना पड़ा है। तो खैर अभी जो 14 पॉइंट वाला समझौता जिसके बारे में हम कल बात कर रहे थे अमेरिका ईरान, उसमें आगे बढ़ रहा है। उसमें एक दो तो छोटी-छोटी चीजें अटकी हुई हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में कोई ना कोई सॉलिड डील क्रैक हो सकती है। और उसमें जिनेवा या फिर इस्लामाबाद इनमें से किसी एक जगह को चुन के कोई समझौता हो सकता है। खैर अमेरिका ने यूएनएससी में यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक प्रस्ताव पेश किया है और वो ईरान के खिलाफ ही है। हालांकि ईरान ने अपने सदस्य देशों से इस प्रस्ताव को खारिज करने की अपील की है। चीन और ईरान के बीच में बैठक हुई है जिसके बारे में कल भी हमने बात की थी, और उसमें चीन लगातार कह रहा है कि हम ईरान के साथ हैं और अमेरिका के दबाव में कोई ऐसा फैसला न ले जिससे तेहरान को नुकसान हो। तो बीजिंग लगातार चीन बेसिकली लगातार यही बात बोल रहा है। ट्रंप कह रहे हैं कि स्थिति कंट्रोल में है। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की नौसेना, वायुसेना, मिसाइल सिस्टम, रडार नेटवर्क सब कुछ हम बुरी तरीके से तबाह कर चुके हैं। स्थिति हमारे कंट्रोल में है। हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा हमारा है। खैर हॉर्मुज में फ्रांसीसी जहाज फंसे हुए हैं, यूरोपियंस लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए यूरोपियन मुल्क आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर काफी बयानबाजी कर रहे हैं। इवन एक तो कन्वेंशन भी उन लोगों ने बुलाई थी। खैर उस कन्वेंशन में कुछ चीजें क्रैक नहीं कर पाए। तो यही है कि अभी जो ईरान है, ईरान तो ये एजेंडा पुश कर रहा है कि ट्रंप अपनी इमेज बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अमेरिका ये एजेंडा पुश कर रहा है कि ईरान को उन्होंने बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, तो उनको हमारी शर्तें माननी पड़ेगी। तो ये स्थिति इस समय दोनों मुल्कों के बीच में देखने को मिल रही है। जी। और इससे अगली बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो आज पहली सालगिरह है ऑपरेशन सिंदूर की, और इस पे अब डीपी चेंज करना क्या मुद्दा है? वैसे अगर इसको वैसे देखा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा असफल रहा, क्या अब जो बदला लेने की भावना के साथ ये सारा कुछ किया गया था, उसमें कुछ हासिल हुआ या नहीं? अगर बात इस पे होनी चाहिए, कैसे देखते हैं उसको? देखिए ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी है, बिल्कुल सही कहा। और उस पहली बरसी के एक दिन पहले ही हमें पंजाब में आईईडी ब्लास्ट भी देखने को मिले, और उसमें अलग अलग उसके विश्लेषण भी आए। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग निशाना साधा। ऑपरेशन सिंदूर जब पंजाब में आईईडी ब्लास्ट हो रहे थे तो बीजेपी के नेता ये कहते दिख रहे थे कि इसमें आईएसआई का हाथ है। तो खैर इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन अगर पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी, खुफिया एजेंसी अगर भारत में अभी भी ब्लास्ट करवा सकती है, तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को कैसे मापा जाए? खैर हालांकि इंडिया की आर्मी ये कह रही है कि हमने 100 से ज्यादा पाकिस्तान के जो सेना के जवान हैं उनको मारा है, इसलिए हमारी सफलता हासिल हुई है और हमने जो टारगेट लिए थे वो हमने अचीव किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का आप देखिए कि पिछले साल से ही, पिछला 1 साल बीत चुका है, अलग अलग व्याख्याएं हो रही हैं, अलग अलग बातचीत हो रही हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकली मैं देखूं तो मतलब मैं सिर्फ पॉलिटिक्स पे बात कर सकता हूं, बहुत ऐसे मेरी पकड़ नहीं है मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर। और तो जियोपॉलिटिकली भारत को काफी नुकसान हुए हैं। जैसे भारत जियो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर पेश करता था, उसकी छवि में डेंट पहुंचा है। जो रफाइल गिरने वाली बात थी उसके कारण भी चीजें काफी नुकसान में रही। पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका होता चला गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। पाकिस्तान का भी विश्लेषण होना चाहिए। तो पाकिस्तान के आप देखते होंगे शहबाज शरीफ वगैरह, और जो मुनीर साहब हैं उनके आर्मी वाले, वो बहुत ज्यादा ट्रंप के नजदीक चले गए हैं। इसी वजह से ईरान के मामले में भी उनको डिप्लोमेसी के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को ही चुना है। तो ये है। और भारत बेसिकली जो भारत के लिए बार बार बात उठाई जा रही थी कि भाई भारत की सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि कैसे पाकिस्तान और चीन को दूर रखा जाए, क्योंकि दोनों जो अलग अलग बॉर्डर्स हैं उनके पार हैं। और दोनों दोनों 2020 से मल्टी डायमेंशनल वॉरफेयर की प्रैक्टिस भी कर रहे थे। फोर्स मैगजीन के जो एडिटर हैं प्रवीण सानी, उन्होंने भी बार बार ये बात उठाई कि 2020 के बाद से ही कि भाई चीन को और पाकिस्तान को दोस्त ना बनने देना, उनको दूर रखना ही भारत की पहली स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो खैर इसमें अलग अलग इसका मायने निकाले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कोई तकरीबन 65 बार ये बात बोली होगी कि मैंने
जो समझौता करवाया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, मैंने दोनों मुल्कों को डराया कि अगर आपको व्यापार करना है तो आपको युद्ध रोकना होगा, और दोनों मुल्कों ने रोक दिया। नरेंद्र मोदी कभी डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों को खारिज नहीं कर पाए। खैर, जो आर्मी है और जो सेना है वो अपने अपने लिहाज से सेलिब्रेशन कर रही है। नरेंद्र मोदी ने भी अपनी डीपी चेंज की है, उसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की ही डीपी लगाई है, और उन्होंने कहा है कि देश सेनाओं के, आर्मी के शौर्य को सलाम करता है। तो ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने ऐसे फोटो लगाई है। अब देखिए, इसमें कई चीजें हैं। हम इसको पहली बरसी माने, यानी कि वो खत्म हो गया है वो माने, या फिर जैसे कई बार सेना के अधिकारी या कई बार राजनाथ सिंह, ऐसे कई लोग बयान देते रहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, चल रहा है, या फिर उसके उसके सफलता की जश्न मनाना है, या फिर ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है। खैर, देखिए, पहलगाम अटैक के बाद ये सारा मामला शुरू हुआ था, और उसके बाद आप देखिए कि कश्मीर में जो स्थिति है वो भी आपको पता है, और पाकिस्तान कहीं न कहीं जियोपॉलिटिकली कुछ चीज़ों को बेहतर प्लेस कर पाया है। जी। ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ था, तो उस समय आपने एक चीज़ और देखी हो कि जो दसॉल्ट, राफ़ेल बनाने वाली जो कंपनी है दसॉल्ट, फ्रेंच कंपनी, उसके शेयर भी गिर गए थे, और जो चाइना के जो फाइटर जेट थे और जो मिसाइल अवरोधक थे, उनकी वाहवाही ज़्यादा हुई, उनके शेयर भी बढ़े। और मतलब इवन इंटरनेशनल लेवल पर तो बहुत सारी इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्टिंग यहाँ तक की कि इस वारफेयर में पाकिस्तान और भारत का जो जंग जैसी स्थिति बनी, उसमें सबसे ज्यादा चाइना को फायदा हुआ, क्योंकि चाइना के हथियारों को और चाइना के फाइटर जेट को ज्यादा वाहवाही मिली। खैर, यही है। और पाकिस्तान ने बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, बहुत हल्के हल्के चाइनीज सस्ते सस्ते ड्रोन्स का। उस स्थिति से निपटने के लिए भारत भी अब कमर कस रहा है, भारत भी ड्रोन वॉरफेयर की तैयारियां कर रहा है, बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइट किया जा रहा है, और भी कई ऐसी चीजें हैं। खैर, उस पूरे युद्ध जैसे माहौल की जरूरत नहीं थी। उस समय भी हमारा एक स्टैंड रहा। आप और हम बात करते थे तो मैं कहता था कि इधर वाला पंजाब हो या उधर वाला पंजाब हो, इधर वाला कश्मीर हो या उधर वाला कश्मीर हो, जो लोग बॉर्डर पर बैठे हैं वो पिसते हैं। दो हुक्मरानों की आपसी क्या स्कोर सेटल करने की जो रणनीति है, उसके चक्कर में आम लोग पिसते हैं। युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता, क्योंकि युद्ध खुद एक मसला है। तो खैर, जो युद्ध खुद एक मसला है, उसको टेबल पे ही हल किया जा सकता है। ऐसे जो जमीन पर लोग हैं उनको नुकसान पहुंचा के कभी भी कोई मसले का हल नहीं हो सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस सारे के बाद एक तो उन्होंने अपनी छवि पूरे देश के आगे सुधारने पे काम किया पाकिस्तान ने, और व्हाइट हाउस तक भी उनकी रीच इजी हो गई। उसके बाद हमने देखा काफी बार उनके आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे, अमेरिका में राष्ट्रपति के साथ मिले, और ऐसी सारी स्थिति है। देखते हैं, अभी इसको तो सस्पेंडेड मोड ही बता रहे हैं, पता नहीं कब इसको पूर्ण तौर पर बंद किया जाएगा, हम्म। और कैसे ये मानते हैं इसकी जीत को, वो तो नजर आ ही रहा है। खैर, आगे बढ़े तो आज। जी। गुरप्रीत, मैं एक बात, अभी एक खबर आप लोगों तक पहुंचाना चाहूंगा, अभी मेरे फोन पे फ्लैश हुआ है। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं, उन्होंने वहां जो एक्टर विजय थलापति हैं, उनको उनको शपथ आज नहीं दिलाई है। उनको कहा है कि आप 118 विधायकों का समर्थन दिखाएं, टीवीके के पास सिर्फ 113 विधायक हैं। ये बात उन्होंने कही है। और इस बीच वहां पर तमिलनाडु में रिसोर्ट पॉलिटिक्स भी शुरू हो रखी है। एआईएडीएमके ने 28 विधायकों को पुडुचेरी शिफ्ट कर दिया है एक रिसोर्ट के अंदर, और एक्टर जो विजय थलापति हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनको 118 विधायकों का समर्थन मिले। हालांकि 6 विधायक और हैं, जैसे 4 लेफ्ट के हैं, 2 उनकी वहां की एक रीजनल पार्टी के विधायक हैं, तो 6 अगर वो उनको भी तोड़ लेते हैं तो उनका नंबर 119 हो जाएगा। लेकिन आज जैसे उनकी शपथ होनी थी, आज उनकी शपथ नहीं हो पाई। जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने उनके खिलाफ बयान दिया है, और कहा है कि जो विजय थलापति हैं वो उनके पास सिर्फ 113 विधायक हैं, और इसलिए वो शपथ नहीं ले सकते। ये माना जा रहा है कि विजय थलापति एआईएडीएमके के विधायकों को तोड़ सकते हैं, इसलिए उनके 28 विधायकों को पुडुचेरी में रिसोर्ट में शिफ्ट किया है। काफी इसको लेकर मतलब बातचीत हो रही है। वीसीके और जो वीसीके के 2 और लेफ्ट के 4, ये 6 विधायकों की उम्मीद मानी जा रही है कि ये 6 विधायक
विजय थलापति का साथ दे सकते हैं। अब देखना होगा कि उनको साथ मिलता है या नहीं मिलता। लगातार विजय थलापति कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सरकार बने और वो मुख्यमंत्री बने। ये अभी ब्रेकिंग खबर थी, इसलिए मैंने आपको बीच में रोका। आप अगली खबर की तरफ बढ़ सकते हैं, गुरप्रीत। जी, जी, जी। बिल्कुल। और देखते हैं वहां पर क्या बनता है। थलापति का वो जो सपना है खुद सीएम बनने वाला, वो पूरा होगा या कैसे रहेगा। खैर, इससे आगे अगर बढ़े तो बात ममता बनर्जी की करते हैं। आज अखिलेश यादव उनसे मिलने वहां पर गए, उनको शॉल ओढ़ा और बोल रहे थे कि आपने अच्छी लड़ाई लड़ी है। समर्थन मिल रहा है ऑल ओवर देखें तो उनको। देखिए, ममता बनर्जी ने कल एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी, आपको ध्यान हो, उन्होंने कहा था कि वो कहीं न कहीं सरेंडर नहीं करेंगी। सरेंडर इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि वो इस्तीफ़ा ही नहीं देंगी। तो उसमें एक संवैधानिक संकट भी बन रहा है। हालाँकि गवर्नर उनको 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 क्या कहें उसको कि उनको हटा के और 9 तारीख को किसी और को शपथ दिला सकते हैं। इस ऐसे गवर्नर के पास पावर होती है, लेकिन उन्होंने खुद से इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया। जो अखिलेश यादव हैं वो ममता बनर्जी के घर पहुंचे कलकत्ता में और वहां पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से मिले। अखिलेश को रिसीव करने के लिए जो ममता बनर्जी हैं वो गेट पर आई और उनसे पूरा जो चुनाव का हाल है वो बताया। मुलाकात मुलाकात के बाद अखिलेश ने साफ कहा कि दीदी आप लड़ी हैं, आप हारी नहीं हैं। अखिलेश ने कुछ आरोप सेंट्रल फोर्स और इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगाया। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो चुनाव है बीजेपी ने लूटा है। सेंट्रल फोर्स, इलेक्शन कमीशन और ट्रांसफर पोस्टिंग का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने दूसरा ये कहा कि मैंने यूपी का चुनाव भी बहुत करीब से देखा, वहां कभी डीजीपी नहीं हटे, न कभी चीफ सेक्रेटरी हटाए गए, किसी जिले के अधिकारी तक नहीं हटाए गए, लेकिन बंगाल में खूब ट्रांसफर वगैरह देखे गए और पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दिया गया। और ये कहा कि जो फोर्स के लोग हैं उनको 15 दिनों की छुट्टी दी गई ताकि वहां पर कहें कि इलेक्शन को मैनेज कर सके। और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग रूम की बात आ रही है कि 12 बजे के बाद की आप रिकॉर्डिंग दे दीजिए, जो रिजल्ट के और वोटिंग दोनों की, वो भी नहीं दे रहे हैं। तो खैर अखिलेश यादव वहां जाकर सॉलिडेरिटी देने गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि 2027 में अगला चुनाव उत्तर प्रदेश का ही है और जिस हिसाब से बंगाल में जनमत की लूट हुई है, तो अखिलेश यादव भी ठीक ठाक डरे हुए हैं। इसलिए उनका डर उनको सता रहा है कि शायद उनके साथ भी कुछ ऐसा ना हो जाए। इसलिए वो वहां पर गए थे। उनके अटैक में उनके ऊपर अटैक भी किया शुभेंदु अधिकारी ने, बीजेपी के नेताओं ने। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में अखिलेश को खत्म कर देंगे, हम बंगाल से जाएंगे और वहां पर खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव खत्म हो चुके हैं, ममता बनर्जी भी खत्म हो चुकी है, अगला नंबर अखिलेश यादव का है और 2027 में अखिलेश यादव को भी खत्म कर देंगे। खैर, ये लगातार बातचीत तो हो ही रही है कि अगला नंबर, वो बार बार बोल रहे हैं कि अगला जो नंबर है वो पंजाब का है, अगला नंबर अखिलेश यादव का है। तो 2027 की फरवरी महीना होगा और देखना होगा कि किस किस्म से इन दोनों सूबों में चुनाव होंगे और क्या स्थिति रहेगी। दोनों सूबों में कड़ी टक्कर बीजेपी को मिलने वाली है, लेकिन बीजेपी के पास इलेक्शन कमीशन है, बीजेपी के पास पूरी मशीनरी है। तो देखना होगा कि बीजेपी वहां पर किस किस्म का परफॉर्म करती है। जी, जी। और इससे अगर आगे हम बढ़ें तो बात कुश्ती महासंघ की करें। एक नया सर्कुलर आया और विनेश फोगाट का एशियन गेम्स में हिस्सा लेने का रास्ता बंद हो गया। हाँ, ये बड़ा अजीब सर्कुलर आया। इसमें ये कहा गया कि 2025 में जो सीनियर नेशनल चैंपियनशिप है और जो फेडरेशन कप है, उसमें जो खिलाड़ी खेले हैं सिर्फ उनको ही जो एशियन गेम्स की ट्रायल होंगी उसमें खेलने दिया जाएगा। अब 2025 में विनेश फोगाट, आपको ध्यान हो कि उनको बच्चा हुआ था, उनको लड़का हुआ था, वो प्रेग्नेंट थी। तो कैसे, एक बात बताइए कि प्रेग्नेंट लेडी 2025 में कैसे खेल सकती है? लास्ट टाइम वो 2024 में खेली थी पेरिस ओलंपिक में, उसमें उन्होंने परफॉर्म किया था, फाइनल तक पहुंची थी। थोड़ा सा वेट ज्यादा बढ़ जाने के कारण वो खेल नहीं पाई थी, लेकिन वो एक इंडिया की परफॉर्मिंग एथलीट थी 2024 में। 2025 में वो प्रेग्नेंट थी, उनको बच्चा हुआ। तो आप बताइए कि एक महिला खिलाड़ी जो प्रेग्नेंट हो वो 2025 में कैसे खेल सकती थी? 2026 में उन्होंने तुरंत अपनी प्रेगनेंसी के बाद उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, दोबारा मैट पर वापसी की, आज वो खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनको रोकने के लिए बृजभूषण और जो कुश्ती संघ है पूरा लगा हुआ है। बृजभूषण ने अब की बार जो नेशनल जो रैंकिंग सीरीज रखी वो रखी अपने प्राइवेट कॉलेज में, यूपी में एक छोटा सा उसका नंदिनी
नगर नाम का एक कस्बा है, उसमें एक नंदिनी नगर महाविद्यालय है, प्राइवेट कॉलेज ब्रिजभूषण का खुद का, उसमें उसने जी। चैंपियनशिप रख दी। फिर भी वहां पर खेलने के लिए विनेश फोगाट जा रही हैं। अब उन्होंने नया सर्कुलर निकाला कि सिर्फ 2025 की रैंकिंग सीरीज को जो 2025 की जो नेशनल चैंपियनशिप थी, सिर्फ उसी को कंसिडर किया जाएगा। अरे भाई, अभी तो 2026 में नेशनल रैंकिंग सीरीज हो रही है, अगर उसमें जो खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे उनको ट्रायल देने दिया जाए। अब इनको ये लग रहा है कि 2026 में क्योंकि विनेश फोगाट तैयार हैं, तो अगर परफॉर्म कर देंगी तो वो एशियन गेम्स के ट्रायल में लड़ेंगी और वो जीत भी जाएंगी। तो इसीलिए उनको रोकने के लिए सिर्फ रूल 2025 का ले आए, और कहीं ना कहीं ये बहुत खराब है। एक लड़की को रोकने के लिए मतलब पूरा कुश्ती संघ लगा हुआ है, ब्रिजभूषण पूरा जी जान लगाए हुआ है। पर मुझे लगता है कि इस लड़की को रोका नहीं जा सकता। ये 2028 के ओलंपिक गेम्स भी खेलेगी, और इस बार हो सकता है कि अब की बार उसको सेटबैक लगे और उसको जो एशियन गेम्स है ना खेलने दिया जाए। लेकिन मेरे को लगता है कि विनेश फोगाट लंबी रेस की घोड़ी हैं, और वो जरूर मतलब एक शेरनी की तरह उन्होंने फाइट लड़ी है, तो और शेरनी की तरह मुझे लगता है कि 2028 के ओलंपिक्स में वो जाएंगे और खेलेंगे और जीतेंगी भी। तो बहुत ऐसे जो ब्रिजभूषण है पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको कैसे न कैसे विनेश फोगाट को रोका जाए, उसका कुश्ती करियर तबाह कर दिया जाए। बजरंग पुनिया का जो कुश्ती करियर है वो तबाह किया जा चुका है, उनके ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया है WFI ने कि वो कोई भी इवेंट नहीं खेल सकते। अब अगला टारगेट कहीं ना कहीं कुश्ती संघ का विनेश फोगाट है। जी। और इससे अगर अगली खबर की ओर बढ़े तो मोहाली में आज ईडी की रेड हुई। वैसे तो इससे मुख्यमंत्री ने बयान देकर अपना पीछा छुड़वा लिया है कि हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन रेड आम नहीं थी। इसमें सबसे रोचक बात ये थी कि 9वीं मंजिल से नीचे 2 बैग भर के 500-500 के नोटों के फेंके गए, जो कि हवा में उड़ते हुए नजर आए। नीचे से एक ड्राइवर लेकर भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन उसको भी दबोच लिया जाता है। तस्वीरें काफी विक्रम मजीठिया उस व्यक्ति की डाल रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ राजकर्ता पार्टी के कई लोगों के साथ उस व्यक्ति की, जिसपे ईडी की रेड हुई है। अभी कैसे देखें इस माहौल को, क्योंकि बीते दिनों से यही चर्चा चल रही है कि अभी ईडी पंजाब में और सक्रिय होगी, अलग अलग लोगों पर रेड्स पड़ेंगी, कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री की बड़ी हस्तियों पर भी ये काम शुरू होगा बताया जा रहा है। देखिए, बंगाल उनका जो मिशन बंगाल था वो पूरा हो चुका है, तो अब अगला जो उनका टारगेट है वो तो पंजाब ही है। पंजाब में अब ईडी, सीबीआई, सारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, एनआईए, सब आपको नजर आएंगी, और वो लोगों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर रेड करती हुई दिखेंगी, ताकि लोगों को डराया जा सके, धमकाया जा सके, उनको तोड़ा जा सके और बीजेपी के साथ जोड़ा जा सके। ये बीजेपी की रणनीति रही है। वो हमेशा चुनाव लड़ने किसी भी सूबे में जाती है तो अपनी केंद्रीय एजेंसियों के साथ जाती है। तो खैर, ईडी आप देखिए कि जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म हुआ था, उससे पहले ही मतलब ईडी ने शुरू कर दिया था पंजाब में रेड करना। पंजाब के बहुत सारे बाणियों को टारगेट किया गया, बिजनेसमैन को टारगेट किया गया। अब ये जो खरड़ में, मोहाली के खरड़ में जो ये वेस्टर्न टावर्स में जो आज रेड हुई है, ये भी एक आईटी सेक्टर के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं। और ये जब 9वीं मंजिल पर पहुंचे तो इन्होंने एक 2 बैग फेंक दिए, जिसमें 500-500 रुपयों के बंडल थे। 21 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, और डबल पैकिंग की गई थी। और ये हवा में उड़ते हुए नोट दिखाई दिए, विजुअल्स आपने कहा, जैसे कहा कि वो सोशल मीडिया पर घूम ही रहे हैं। और पंजाब की पॉलिटिक्स भी इस पूरे मामले को लेकर गर्मा गई है। जिसके ऊपर रेड की गई है उसको जो भगवंत मान के ओएसडी हैं, राजवीर का करीबी माना जाता है, और ये माना जाता है कि ये आईटी का काम राजवीर का देखता रहा है, राजवीर के साथ आईटी का काम करता रहा है। खैर, यही है कि भगवंत मान ने अमृतसर में इन आरोपों को नकारा है। उन्होंने कहा कि जो जिसके ऊपर ईडी की रेड हुई है उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है, और वह कोई कंपनी के सिलसिले में आए होंगे रेड करने, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। खैर, जो ईडी की जो टीम है उसने बैग से नोट बरामद किए हैं, उनके फोटो और जो विजुअल्स हैं वेस्टर्न टावर्स के, वो लगातार वायरल हो रहे हैं। विक्रमजीत सिंह मजीठिया हो, राजा वड़िंग हो, सुखबीर बादल हो, प्रताप बाजवा हो, हरसिमरत कौर बादल हो, स्वाति मालीवाल, सब आम आदमी पार्टी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। लेकिन ईडी सिर्फ आम आदमी पार्टी पे रेड करेगी ये मेरे को लग नहीं रहा। वो मेरे को लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को भी टारगेट करेगी, वो टारगेट करेगी अकाली दल के नेताओं को भी, ताकि उनको भी झुकाया जा सके। खैर, शुरुआत हो चुकी है, कारोबारियों से शुरुआत हुई थी, धीरे धीरे नेताओं के ऊपर सुई शिफ्ट होगी। और फिर देखना आप, जितने भी यहाँ पर बीजेपी के जो भी अपोजिट जाने की कोशिश करेगा, सबको बीजेपी पकड़ पकड़ के तंग करेगी, और ईडी सबके घर पे रेड करेगी।
और इससे आगे अगर बढ़े तो आज पंजाब में वैसे तो 4 दिन के लिए इन्होंने प्रोग्राम ये रखा हुआ है सीएम भगवंत मान ने शुक्राना यात्रा के नाम से। और आज भी पूरे पंजाब में शुक्राने की यात्रा के लिए निकले हुए हैं सीएम। इसी के चलते जब इधर जलंधर से सारे करते हुए अमृतसर की ओर भगवंत मान जा रहे थे तो रैया में एमपी अमृतपाल सिंह की माता वहां पहुंच गई जहां पर शुक्राना यात्रा चल रही थी। और ये तो इससे भी आगे वो सीएम के पास तक पहुंचने में सफल रही। उन्होंने हाथ पकड़ा और अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन हाथ झट से पीछे ले गए सीएम अमृतपाल सिंह का नाम सुनते ही। कैसे देखें इसको? अपनी बात रखने अगर कोई आया है और वो भी एक एमपी की माता है तो शायद एक बार सुन लेना ठीक नहीं है? मतलब आपका जो भी विचार हो, आप वो आपका निजी है या फिर सरकार की ओर से है, लेकिन बात सुनने में क्या हर्ज है? देखिए गुरप्रीत, आपने बिल्कुल सही कहा। वो जो पूरा इंसिडेंट है उसमें आप देखें तो वो एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ा हुआ है जो पंजाब में सबसे ज्यादा वोट मार्जिन से एमपी जीतकर चुना गया और पार्लियामेंट में पहुंचा है। हालांकि आज तक जो अमृतपाल सिंह है वो पार्लियामेंट में नहीं बोल पाए हैं, वो अभी भी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। उनके ऊपर एनएसए हटाया जा चुका है, पर फिर भी उनको पंजाब वापस नहीं लेके आया जा रहा। अमृतपाल सिंह की जो माता हैं सरदारनी बलविंदर कौर, उन्होंने सीएम को 2-3 बार आवाज लगाई। उसके बाद सीएम का ध्यान गया और उनको वो जैसे ही गाड़ी से नीचे झुके उनकी बात सुनने के लिए, तभी उन्होंने कहा कि मैं अमृतपाल की माँ हूँ। जैसे ही उन्होंने कहा कि अमृतपाल की माँ हो, तो थोड़े पीछे हटे। उन्होंने कहा सीएम साहब आप भी किसी के बेटे हैं, मेरे बेटे की एनएस से हटने के बाद भी उसे पंजाब क्यों नहीं लेके आया जा रहा। इतने में सीएम जो भगवंत मान थे वो हाथ छुड़वाते हुए पीछे हट गए और अमृतपाल के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने सीएम के खिलाफ नारेबाजी की, मुर्दाबाद कहा और सीएम मान अपने कार्यक्रम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ गए और वो अब उन्होंने अपनी जो यात्रा है वो जारी रखी। लेकिन अमृतपाल के जो माता हैं बलविंदर कौर जी, उन्होंने अपनी बात पहुंचाने में वो आज सफल रही हैं और पूरे पंजाब में उनकी इस बात का चर्चा है। खैर 22 अप्रैल को उनकी जो एनएसए है अमृतपाल सिंह की वो खत्म हो चुका है। उनका जो डिटेंशन है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। और जो उनके पेरेंट्स हैं, उनके माता पिता हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि उनको वापस पंजाब लेके आया जाए। जो बाकी के उनके साथ जो डिटेनीज थे उनको पंजाब लेके आया जा चुका है, सिर्फ अमृतपाल वहां पर रहते हैं। तो खैर 31 साल के अमृतपाल हैं, उनकी सियासत काफी लंबी रहने वाली है और लगातार वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी आगे बढ़े। वारिस पंजाब दे नाम से, जो अकाली दल वारिस पंजाब दे उनकी पार्टी का नाम है। और आपको देखने को मिलेगा कि काफी अलग किस्म का रिस्पॉन्स आपको उनकी पार्टी के देखने के लिए मिलेगा। अगर वो जेल से बाहर आ जाते हैं तो एकदम से अलग सिनेरियो होगा। खैर अब ये देखना होगा कि पंजाब सरकार उनको असम से लेकर पंजाब में वापस आती है या नहीं आती। तो काफी इसको लेकर विश्लेषण हो सकते हैं, लेकिन खैर जो स्टेट है वो दोहरा रवैया अपना रहा है। और आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक, आपको ध्यान हो पिछले दिनों में केस आया था कश्मीर का जिनके ऊपर एनएसए लगाई गई थी, तो उनके साथ क्या बर्ताव किया गया है और अमृतपाल के ऊपर आम आदमी पार्टी ने एनएसए लगाई, तो उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, तो दोनों में आपको दिन रात का अंतर दिखेगा। खैर ये तो मैं कई बार बोलता हूँ, ये पार्टी विद डिफरेंस नहीं, पार्टी विद सेम रेफरेंस है। तो जो बीजेपी करती है केंद्र में, सेम आम आदमी पार्टी पंजाब में करती है और उसी का असर आपको देखने को मिल रहा है। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत।